नमस्कार दोस्तों। आज फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का सेकेंड पार्ट लाए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व करेंगे जो कि थ्योरी टाइप है, और क्वेश्चन नंबर 2 के बी में क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है 2022 में, उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए से, जो कि थ्योरी टाइप है। इसमें पूछा गया है डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, यानी इसमें बोल रहा है कि फिजिकल और केमिकल वेदरिंग जो होता है, यानी डिकम्पोजिशन जो होता है रॉक का, उसको डिस्टिंग्विश मतलब दोनों को जो है सो अंतर जो है सो क्लियर करने के लिए बोल रहा है कि दोनों क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ फिजिकल वेदरिंग में लिखे हैं हम, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और नेचुरल और केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल और मैकेनिकल एजेंट्स थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जो रॉक का होता है, जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं या नेचुरल वेदरिंग भी बोलते हैं, वो रॉक का नेचुरल और मैकेनिकल एजेंट के कारण होता है, जो कि कारण कॉज नीचे हम लिखे हैं। सबसे पहला कारण है टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंज के कारण क्या होता है कि रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो टेम्परेचर चेंजेस के कारण कैसे जो है सो सॉइल डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसमें लिखे हम द टेम्परेचर चेंजेस कॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स। जब टेम्परेचर चेंज हो तब जाकर के क्या कारण हो सकता है कि रॉक का एक्सपेंशन हो सकता है, यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो, इंक्रीज हो जाए तो, और यदि टेम्परेचर डिक्रीज हो तब जाकर के रॉक का क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण दे आर अल्टरनेटिवली सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ स्ट्रेसिंग, जिसके कारण क्या होता है, रॉक में अल्टरनेटिवली एक बार जो है स्ट्रेस जनरेट होता है और एक बार क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, जो कि आप मोम में पढ़े होंगे या मॉस में पढ़े होंगे, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, कि टेम्परेचर चेंजेस के कारण क्या होता है, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, थर्मल स्ट्रेसेज। वही थर्मल स्ट्रेसेज क्या होता है, यहाँ पे रॉक पे जनरेट होता है। उसके बाद बोल रहा है एंड व्हेन सच चेंजेज आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और यदि यह स्ट्रेस सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार जो है सो क्या हो, रिपीट हो, देन द रॉक्स आर सेट इन ए स्टेट ऑफ फटिग, तब जो है सो ये रॉक किस स्टेट में जो है सो सेट हो जाता है, फटिग के स्टेट में। ड्यू टू विच दे डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तब जाकर के क्या होता है, रॉक स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दस द सॉइल्स आर फॉर्म्ड, और उसके बाद सॉइल क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल का। फिर उसके बाद दूसरा कारण लिखे हैं एब्रेशन के कारण। एब्रेशन के कारण कैसे जो है सो सॉइल का, रॉक का डिकम्पोजिशन होता है। एब्रेशन मतलब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। एब्रेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल को जब हम स्क्रैच करते हैं, उसको जो रेजिस्ट कर ले उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ एब्रेशन के कारण कैसे रॉक का डिकम्पोजिशन होगा। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये पेन मेरा जो है सो रॉक है, इसके ऊपर यदि कोई रेनफॉल के कारण या वाटर के कारण इस पे क्या हो, स्लाइड करे वाटर या रेनफॉल का वाटर, तब जाकर के रॉक में क्या होगा, एक एब्रेशन क्रिएट होगा, और उस एब्रेशन के कारण क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो उसी प्रकार डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ लिखे हम 3 नंबर कॉज में वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, यदि सॉइल के अंदर रॉक के अंदर वाटर का मात्रा हो
यदि बहुत सारे रॉक हैं उसके अंदर, रॉक के अंदर कुछ पोर होंगे और उस पोर के अंदर यदि वाटर हो तो बहुत ही कोल्ड सीजन के कारण क्या होता है कि वाटर जो है सो आइस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वो आइस क्या करता है कि रॉक को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने का जो है सो ट्राई करता है। और एक्सपेंड होने के कारण क्या होता है, रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद रॉक स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, तब जाकर के सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद फोर्थ कॉज है स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। मान के चलते हैं कि ये मेरा जो है सो रॉक है और रॉक के ऊपर क्या है, एक पेड़ यदि है, पेड़ लगा हुआ है, तो इस पेड़ का जो है सो रूट इसके अंदर जाएगा, रॉक के अंदर, और ये रूट क्या करेगा, इस रॉक को एक्सपेंड करने का यानी स्प्रेड करेगा जो है सो, और रॉक को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। और डिसइंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो यही मेरा क्या है, फिजिकल वेदरिंग का कारण है। फिजिकल वेदरिंग का 4 कारण है, टेम्परेचर चेंजेज, एब्रेशन, वेजिंग ऑफ आइस, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि बाय द फिजिकल वेदरिंग यूजुअली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स सच एज ग्रेवल, सैंड एटसेट्रा आर फॉर्म। फिजिकल वेदरिंग के कारण कौन सा सॉइल का जो है सो फॉर्मेशन होता है, तो ग्रेवल का, सैंड का, इस टाइप के सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन और केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट्स थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस। और केमिकल वेदरिंग जो होता है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन किसके कारण होता है, जो कि हम नीचे लिखे गए हैं कॉज को, उस कॉज के यानी केमिकल एजेंट के कारण क्या होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। जिसमें फर्स्ट कॉज या फर्स्ट केमिकल एजेंट जो होता है केमिकल वेदरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है मेरा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कारण कैसे डिकम्पोज होता है, रॉक और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। In this process, water combines chemically with the rock minerals and forms new chemical compounds. हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर कंबाइन करता है रॉक मिनरल के साथ और एक नए कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का निर्माण करता है। द केमिकल रिएक्शन कॉज ए चेंज इन वॉल्यूम। और वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है कि वॉल्यूम में चेंज लाने का ट्राई करता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, और रॉक का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और तब जाकर के क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दूसरा जो केमिकल एजेंट है जो रॉक को डिकम्पोज करता है वो है कार्बोनेशन। In this process, carbon dioxide in the atmosphere combines with water to form carbonic acid. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइंस करके एक कार्बोनिक एसिड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। विच रिएक्ट्स केमिकली, और वो कार्बोनिक एसिड केमिकली विद रॉक्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं केमिकली, एंड कॉजेज देयर डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन करके डिकम्पोज करता है रॉक को और फॉर्मेशन सॉइल का होता है। फिर नेक्स्ट में है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कैसे होता है डिकम्पोज रॉक। In this process, oxygen in the atmosphere combines with the water to form oxides, resulting in the decomposition of rocks and formation of soils. इस प्रोसेस में क्या होता है ऑक्सीडेशन में कि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइंड करके एक ऑक्साइड्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और वो ऑक्साइड्स डिकम्पोज करता है रॉक को और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर सोलुबल रॉक मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट आर डिजॉल्व्ड and wash out
from the rocks by rainfall or percolating surface water, thus resulting in decomposition of rock एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी इस प्रोसेस में वाटर सोलुबल जो रॉक होता है मिनरल, वो क्या कर, जैसे एग्जांपल में दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट जो डिजॉल्व होता है और वो डिजॉल्व होकर के वाटर के साथ क्या होता है, रॉक के सरफेस के ऊपर से वास्ट आउट होता है। जैसे कि फिजिकल वेदरिंग में हम बताए थे एब्रेशन में क्या होता है कि वाटर क्या करता है, रॉक के ऊपर से स्लाइड करता है। सेम उसी प्रकार इसमें क्या होता है लीचिंग में कि वाटर सोलुबल रॉक मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, वो रॉक के ऊपर से वास्ट आउट होता है और बाय रेनफॉल के कारण और परकोलेटिंग सरफेस ऑफ वाटर के कारण देन क्या होता है, रिजल्टिंग इन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद बाय द केमिकल वेदरिंग क्ले सॉइल्स आर फॉर्म्ड। केमिकल वेदरिंग के कारण कौन सा सॉइल फॉर्म होता है, तो क्ले सॉइल फॉर्म होता है। और फिजिकल वेदरिंग के कारण कौन सा सॉइल फॉर्म होता था, तो फिजिकल वेदरिंग के कारण मेरा कोर्स ग्रेन जैसे ग्रेवल, सैंड एटसेट्रा क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का बी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ए सेचुरेटेड क्ले हैज़ ए वाटर कंटेंट ऑफ 40%। एक सेचुरेटेड क्ले है जिसका वाटर कंटेंट 40% दिया गया है एंड ए बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.75 दिया गया है। तब बोल रहा है डिटरमाइन द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। यानी एक सॉइल का सैंपल लिया गया है जिसका जो है सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जीएम का वैल्यू दे दिया गया है, जो कि यहाँ जीएम का वैल्यू 1.75 दे दिया गया है। उसके बाद इसमें जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट का वैल्यू भी 40% दे दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि सेचुरेटेड क्ले है यानी 100% सेचुरेटेड है जिसका वैल्यू एसआर का लेते हैं हम 1 फुल्ली सेचुरेटेड के लिए। उसके बाद गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोल रहा है, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लिए। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को जो है सो पुट कर लेंगे। उसके बाद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू हमको दिया गया है 10, जीएम का वैल्यू 1.75 दिया गया है, तो इससे हम गामा बी यानी बल्क यूनिट वेट का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि जीएम इंटू गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1.75 इंटू 10 जो कि 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के इक्वल आता है। तो ये गामा फाइंड हो गया। उसके बाद गामा का फॉर्मूला होता है यानी गामा सेचुरेटेड का बल्क का गामा डब्ल्यू इंटू ई एस आर प्लस जी बाई 1 प्लस ई, जहाँ की गामा डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया गया है, ई हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है और जी हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है और एस आर का वैल्यू 1 दे दिया गया है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। गामा के जगह 17.5 पुट कर देंगे। उसके बाद गामा डब्ल्यू के जगह 10 इंटू ई इंटू एस आर के जगह 1 प्लस जी बाई 1 प्लस ई, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। एक और फॉर्मूला होता है ई इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू जी, जहाँ ई और जी हमको फाइंड करना है। एस आर का वैल्यू 1 दिया गया है, डब्ल्यू का वैल्यू 0.40 40% दिया गया है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल टू 0.4G, इक्वेशन 2 इसको हम मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, E का वैल्यू 0.4G हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे और फिर G और E का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ वही लिखे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से E का वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ 17.5 इक्वल टू 10 इंटू 0.4G ई के जगह आ जाएगा प्लस G बाय 1 प्लस ई के जगह 0.40G। तो यहाँ से 17.5 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17.5 इंटू 1 इक्वल टू 17.5 प्लस
17.5 इंटू 0.4g करेंगे तो 7g आएगा, इक्वल टू 10 को 0.40g प्लस 1g यानी 1.4g आ जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14g आएगा, जो कि 14g में से 7g को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए हैं, इक्वल टू 17.5g के 5 के बराबर आएगा। तो यहाँ से 7g इक्वल टू 17.5 और g का वैल्यू 17.5/7 इक्वल टू 2.5 आ गया। तो g का वैल्यू क्या हो गया, 2.5 फाइंड हो गया। और इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, 2 से e का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ e इक्वल टू हो जाएगा 0.4g है, तो g के जगह 2.5 पुट कर देंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1 आता है, यानी e इक्वल टू 1 एंड g इक्वल टू 2.5। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।